आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रूस ने अपनी काबिलियत दिखाई है और सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया है। यानी कोरोना के खिलाफ पहली वैक्सीन रूस की तरफ से आई है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तवील मुद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था। अब सवाल यह उठ रहा है कि आम लोगों तक यह वैक्सीन कैसे पहुंचेगा, हिंदुस्तान में यह वैक्सीन कब तक आएगा और क्या हिंदुस्तान इस वैक्सीन को अपने यहां ट्रायल करेगा, इसे आजमाएगा, और हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कब खत्म होगा। आज इन्हीं इश्यूज पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान, एक्सपर्ट्स और माहिरीन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रूस के साइंसदानों ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए दुनिया की पहली वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तवील मुद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा था। खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन रजिस्टर्ड किए जाने का ऐलान किया और बताया कि रूस की वजारत सेहत ने इस कोरोना वायरस वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन रूसी बाजार में दस्तयाब होने की यकीन दहानी भी कराई गई है और अब दीगर ममालिक में ये सवाल किए जाने लगे हैं कि क्या ये वैक्सीन रूस के बाहर भी भेजा जाएगा। हिंदुस्तान में भी ये सवाल लोगों के जहन में गर्दिश कर रहा है कि रूसी वैक्सीन का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में मेडिकल माहिरीन का मानना है कि हिंदुस्तान में रूसी कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हिंदुस्तान में इस वैक्सीन को मुतारिफ कराने से कबल सिक्योरिटी के लिहाज से इसके असरात का पता लगाया जाएगा और इसके बाद ही आगे का कोई फैसला किया जाएगा। माहिरीन का मानना है कि अगर रूस की वैक्सीन कामयाब होती है तो हमें बारीकी से यह देखना होगा कि यह महफूज और असरदार है कि नहीं। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए और यकीनी होना चाहिए कि इससे मरीज को बेहतर कुव्वत मुदाफियत हासिल होगी। रूस का दावा है कि वैक्सीन 20 साल की तहकीक का नतीजा है और वैक्सीन में जो पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं वो खुद को रेप्लिकेट यानी कॉपी नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। मुहक्किकीन का कहना है कि कुछ लोगों को टीका दिए जाने के बाद बुखार की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए पैरासिटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। यहाँ काबिल जिक्र यह है कि वैक्सीन एक हफ्ते में मार्केट में दस्तयाब कराए जाने की बात कही जा रही है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान कोरोना इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में तीसरे मकाम पर है और यहाँ कोरोना वैक्सीन का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। रूस में कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन साइंसदानों और माहिरीन का एक तबका इस रूसी वैक्सीन को शुबहात की नजर से देख रहा है। रूसी कोरोना वैक्सीन के बारे में हालांकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने काफी हौसला अफजा बातें कही हैं और उन्होंने ये भी बताया था कि पहला टीका उनकी बेटी को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ साइंसदानों का कहना है कि रूस ने वैक्सीन को बाजार में लाने से पहले टेस्टिंग के ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया, जिससे खतरनाक सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ रूस के जरिए वैक्सीन लॉन्च करने में जल्दबाजी से दुनिया भर के कई साइंसदान हैरान और नाराज हैं। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज की एक लोकल एसोसिएशन ने मुतनब्बे किया है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा किए बगैर वैक्सीन के अवामी इस्तेमाल की इजाजत देना खतरनाक कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो रूस ने कोरोना के खिलाफ पहले वैक्सीन लॉन्च कर दी है, लेकिन इस पर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, तशवीश जाहिर की जा रही है। इन सवालों पर हम बात करेंगे और इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगा, कब तक बनकर तैयार होगा।
इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सैयद एहतशाम हसनैन साहब वीसी हैं जामिया हमदर्द के, और इस इशू पर कई बार हम लोग डिबेट में एहतशाम हसनैन साहब को बुला चुके हैं। सैयद एहतशाम हसनैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स दिल्ली से। डॉक्टर MS कंवर साहब हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं दिल्ली से, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नफीस फैजी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब फिजिशियन हैं, आप हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सारे मेहमानों का सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सैयद एहतशाम हसनैन साहब, सर मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि रशिया से बड़ी अच्छी खबर रूस से आई है कि उसने कोरोना के खिलाफ अपना जो पहला जो वैक्सीन है वो एक तरह से लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस पर भी बहुत से शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, शक की नजर से इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया यहाँ पर। सबसे बड़ी वजह जो ये है कि वैक्सीन बनाना रातों रात का काम नहीं होता है। वैक्सीन बनाने में वक्त लगता है, बॉडी को फॉरेन एंटीजन दी जाती है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। दिस होल प्रोसेस टेक्स टाइम, और उसके लिए जरूरी है कि हैंडफुल ऑफ लोगों पर, एक मुट्ठी भर लोगों पर ही टेस्ट नहीं किया जाए, हजारों लाखों लोगों में टेस्ट होता है। ये रशियन वैक्सीन है, ये पहली सक्सेस स्टोरी है इन द सेंस कि इन्होंने ये तो दिखा दिया कि ये जो दिखाया, मतलब उनकी बात पर आपको यकीन करना होगा, क्योंकि डेटा अभी तक उन्होंने कुछ भी रिलीज नहीं किया है। दे हैव नॉट रिलीज एनी डेटा, दे आर ओनली शोइंग कि हमारे सदर की बेटी ने भी लिया है, उसको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। तो वैक्सीन का पर्पस न कि सिर्फ एडवर्स इफेक्ट ना होना होता है, पर उसका मेजर पर्पस होता है कि इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फायदा के लिए वक्त चाहिए, फायदा के लिए ट्रायल चाहिए, फायदा के लिए लोग चाहिए देखने के लिए कि किन किन लोगों पर फायदा हुआ, किन किन लोगों पर नहीं हुआ। उसके लिए उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को चेक करना होगा। ये रशियन साइंटिस्ट ने कह तो दिया कि रिस्पॉन्स वगैरह बड़ा जबरदस्त है और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है। अनलेस यू सी द डेटा यू कैन नॉट बी वेरी श्योर। ये हमारे साथ साइंस की सबसे बड़ी अच्छाई ये है, जाती है आपका डेटा देखती है, उसके बाद ये ऐलान करती है कि हाँ ये सही है। इस केस में अभी कोई डेटा मार्केट में नहीं आया, कोई डेटा वेबसाइट में नहीं आया, कोई डेटा क्लिनिकल ट्रायल का जो ऑर्गेनाइजेशन उस पर नहीं आया है। सिर्फ आपने कह दिया कि 38 टाइम्स 2 76 लोगों में आपने सिर्फ टेस्ट किया है, महज 76 लोग। तो 76 लोगों के ऊपर आपने टेस्ट करके इकरार कर दिया कि हमारी वैक्सीन निकल गई है। मुमकिन हो निकल गई हो, लेकिन ऐसे आगे प्रोग्राम में जाएंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुमकिन हो ये वैक्सीन काम कर जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन वाकई काम की है या काम करेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इसी वजह से इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये कारगर है या नहीं, क्योंकि इसका जो सैंपल है वो बहुत छोटा है जिस पर ट्रायल किया गया है। मैं डॉक्टर MS कंवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस रूस के वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 महीने के वक्त में यह वैक्सीन लॉन्च कर दिया गया है, और इससे पहले हमने पढ़ा कि जीका वायरस को लेकर जो वैक्सीन बना था वो अभी तक दुनिया में सबसे तेज बना था, और उसमें भी 2 साल लग गए थे। फेज 3 ट्रायल में बहुत ज्यादा एनरोलमेंट करनी पड़ती है। जैसे मॉडर्ना भी यूएसए में 30,000 पेशेंट्स को लोगों को, वॉलंटियर्स को एनरोल कर रही है। उसका फिर 2 ग्रुप्स में उसमें देखा जाता है कि डिजीज उस ग्रुप में होती है या नहीं होती है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप वैक्सीन दिया, एक शॉट दिया, उसके फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते बाद दूसरा शॉट दिया, या कई वैक्सीन एक ही शॉट देती हैं, तो उसके बाद में आप कुछ हफ्तों के बाद में IgG रिस्पांस देखते हो। लेकिन वो बड़ा क्रूड तरीका है, उसमें बहुत हिट्स एंड मिसेस हैं, और वो तरीका नहीं अडॉप्ट किया जाता फेज 3 ट्रायल्स में। फेज 3 ट्रायल्स आर वेरी एक्सटेंसिव ट्रायल्स, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे उन्होंने अभी बताया कि इसमें सालों साल लग जाते हैं। और अगर फास्ट ट्रैक भी करें, कितना भी फास्ट ट्रैक करें, तो उसमें कुछ तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि वॉलंटियर्स कितने थे, क्या किया गया उनमें। और ये ना होने की वजह से स्केप्टिसिज्म बहुत है,
और आई डोंट नो, इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडिया एज यू नो is produces more than 50% of the vaccines of the world. So collaborations होती हैं. अब दूसरा सवाल यह है कि इंडिया के जो अथॉरिटीज हैं, CDSCO कहते हैं उसको, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम वैक्सीन इंडिया में बनाएं कि ना बनाएं. इवन वो भी स्केप्टिकल हैं कि अगर रशियंस हमें कहीं भी कि आप वैक्सीन बनाइए, हमारे लिए 50 लाख मिलियन वैक्सीन बनाइए, तो क्या हम बनाएं उसको, क्योंकि एथिकल इश्यूज आ जाते हैं इसमें. क्योंकि अभी जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो सिर्फ बहुत ही कम 76. व्हाट इज दिस? सो दिस इज नॉट ए नॉर्मल एक्सेप्टेबल टर्म. अगर हम ये भी कहें कि हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, हम इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर कर रहे हैं, तो वो जैसे रेमडेसिविर ड्रग था, वो ड्रग अलग है चीज, वैक्सीन अलग चीज है. जो ड्रग्स हैं उसमें अगर आप किसी डाइंग पेशेंट्स में, बहुत सीरियसली इल पेशेंट है जिसके मोर्टेलिटी ज्यादा होने का अंदेशा होता है, उसमें अगर आप कोई ड्रग इस्तेमाल करना चाहते हो तो बड़ी उसकी अप्रूवल्स रिलेटिवली बड़ी जल्दी मिल जाती हैं. लेकिन वैक्सीन जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगनी है दुनिया भर में, और वो मिलियंस की तादाद में, बल्कि बिलियंस तक पहुंच जाएंगी वो, तो वो जो है उसमें ये देखना पड़ेगा कि आपको कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी एफिकेसी कितनी है, कितनी देर तक उसकी पोटेंसी रहती है, एफिकेसी रहती है, वो अलग चीज है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उससे हार्म नहीं होना चाहिए, वो भी नॉर्मल इंसानों में. सो इसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है, और इंडियन CDSCO भी इतनी जल्दी मान नहीं पाएंगे. हालांकि एक कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू लुक इनटू दैट. बिल्कुल बिल्कुल. मैं डॉक्टर नफीस फैजी साहब आपके पास आना चाहूंगा. क्या रूस के इस वैक्सीन को लेकर हमें खुश होना चाहिए? क्योंकि अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितना कारगर होगा, सबसे पहले तो इस चीज को आजमाना पड़ेगा और इस पर नजर रहनी चाहिए. जैसा कि हमसे पहले भी डॉक्टर हसनैन और कमर साहब ने कहा है, अभी फिलहाल clinicaltrials.gov के डेटा पे जुलाई 7 के बाद इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. बिल्कुल. WHO के डॉक्यूमेंट्स में भी ये पर्टिकुलर वैक्सीन अभी फेज 1 में ही चल रही है. जब तक फेज 3 का डेटा नहीं आता हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते. और उधर 6 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो फेज 3 में ऑलरेडी चल रही हैं. तो ये अनाउंसमेंट जो है इसकी कोई एकेडमिक या डेटा बैकिंग साउंड नहीं है. इसीलिए बहुत प्रीमैच्योर होगा इस पर यकीन करना कि ये काफी कारगर हो जाए. लेकिन WHO ने अपनी एक टीम रशियन हेल्थ अथॉरिटीज के पास भेजी है जिससे कि ये वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन में लिया जा सकता है. अगर प्री क्वालिफिकेशन में लिया गया तो WHO एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनसे इसकी रिगर के साथ जो है एफिकेसी और सेफ्टी की बात हो सकती है. बिल्कुल. मैं डॉक्टर निमी रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा. डॉक्टर निमी, क्या आपको लगता है कि एक वैक्सीन तैयार करने में जितना वक्त लगता है, जो उसका प्रोसेस होता है, ट्रायल के अलग अलग जो स्टेज और जो फेजेस होते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे भी रशिया के इस वैक्सीन पर कहीं ना कहीं शक की उंगली उठती है? अबू, मुझे तो ये सेंसेशनल न्यूज ज्यादा लग रही है, बिकॉज वैक्सीन अनाउंस करने में और वैक्सीन सक्सेसफुली बनकर इंसानी शरीर में पहुंचकर असर दिखाने में बहुत फर्क होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है. मुझे तो ये सीधे सीधे वन अपमैनशिप वाली स्टोरी लग रही है, बिकॉज बहुत सारी और वैक्सीन इस ट्रायल से कहीं आगे हैं लेकिन उन्हें अनाउंस नहीं किया है, उन्होंने कोई सेंसेशनलिज्म नहीं क्रिएट किया है. बिकॉज हम एक एविडेंस बेस्ड साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, हम ऐसी कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं. और अगर उनके ट्रायल्स एक्सपेडाइटेड भी हैं तो उनको डेटा देना चाहिए, और अगर उनका कोई फॉर्मूला उन्होंने क्रैक कर लिया है तो द वर्ल्ड हैज
राइट्स टू नो, बताना चाहिए ताकि हम अपने देश में ट्रायल कर सकें। अगर वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ प्रोडक्शन में कोलैबोरेशन चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्राजेनेका कर रही है, तो भी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन पर उसके ट्रायल्स में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाएगा। तो भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात होगी क्योंकि एक देश ने अनाउंस कर दिया है, तो बाकी लोग अब कंप्लेसेंसी ना दिखाएंगे और जल्दी से जल्दी इसके ट्रायल्स एथिकल वे में होंगे और थोड़ा सा जल्दी शायद हमें ये वैक्सीन मिल सकती है। बिल्कुल नहीं, कम से कम एक शुरुआत तो अच्छी हो गई है। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये देखना बहुत अहम होगा। डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, रूस ने जिस तरह से लॉन्च किया है, इस पर शुबहात तो जाहिर किया जा रहा है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत तो कम से कम हो गई है कि एक वैक्सीन बनकर आया है। खुद पुतिन ने यह ऐलान किया है और जो फुटेज एक आ रहा था सोशल मीडिया में कि उनकी बेटियों पर सबसे पहले इसका ट्रायल हुआ है, उनकी बेटियों को यह वैक्सीन एक तरह से दिया गया है सबसे पहले। किया है। अभी 28 कंट्रीज ऐसे हैं, कंट्री तो पहल किया है। अभी 28 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो है डिफरेंट स्टेजेस में वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है। और इसके अंदर जो है अभी ऑक्सफोर्ड का भी है और जो है इंडिया में भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना में है उसके कोलैबोरेशन से जो है ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ भी जो है कुछ टारगेट रखा गया है कि भाई इतना जल्दी हो जाएगा, जैसा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब कहे थे कि 15 अगस्त तक हो जाएगा, मगर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। आपको और सारे लोगों को बताते चलूं कि भाई एक वैक्सीन प्रोड्यूस होने के लिए 10 से 20 साल लगते हैं और कम से कम $1 बिलियन लगता है। और इसके अंदर जो है हम सिर्फ वैक्सीन से खुश होके कि भाई हम ये वायरस से बच रहे हैं, वैसा खुश होने की बात नहीं है। ये एक टेक्निकल बात है कि अगर सही तरीके से अगर इसका ट्रायल नहीं हुआ, इसकी एफिकेसी नहीं मालूम हुई, तो इसके नुकसान ज्यादा होंगे बनिस्बत फायदे के। अब देखिए, एक वैक्सीन तैयार होने के आज तक एड्स का वैक्सीन भी हम तैयार नहीं कर सके, और ये कोरोना का ऐसा है, ये शक्ल बदलते रहता है, ये एक शक्ल में नहीं है। आज हम यहाँ पर एक स्ट्रेन है, एक यूरोप में एक स्ट्रेन है, अमेरिका में एक स्ट्रेन है, और जो इंडिया का जो स्ट्रेन है अलग स्ट्रेन है, सब कॉन्टिनेंट का पूरा। तो ये जो है अभी इसमें काफी दिक्कत आ रही है। और अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया के रिसर्च स्कॉलर्स और जो है एकेडमिशियंस और प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, और अनकरीब इसका अब जो हम टारगेट रख के चल रहे हैं कि इतने दिन में होगा, ऐसा होगा, ये मैंने समझता कि मुनासिब है। एक लोगों को उम्मीद भी आ रही है कि भाई जो अमवात हो रहे हैं हमारे यहाँ, आज 1,70,000 के करीब जो अमवात हुए हैं दुनिया में, और हमारे यहाँ भी 46,000 के करीब हुए हैं। ये जो अमवात जो हो रहे हैं जिससे खौफ आ गया है लोगों में, एक जो है एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि भाई एक वैक्सीन आएगा। बिल्कुल, यानी अब लोगों में अब इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी है कि जल्द से जल्द इसका इलाज आए, इसका वैक्सीन आना चाहिए ताकि कोरोना वबा से बचा जा सके, क्योंकि अब खतरा भी बढ़ता जा रहा है और दूसरे की एक जो पीरियड है, जो इसका ड्यूरेशन है, वो भी काफी लंबा होता जा रहा है। लोग घरों में बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग मार्केट में पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये तशवीश है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई दवा आनी चाहिए और वैक्सीन आना चाहिए। मैं प्रोफेसर एहतशाम हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, दो चीजें हैं इसमें। एक तो अगर रशिया के इस वैक्सीन को हम देखते हैं तो इंटरनेशनल जो गाइडलाइन की अगर बात करें तो उसकी अनदेखी की गई, और दूसरे जो अभी तमाम पैनलिस्टों और आपने भी शुरू में चीज कही कि जो प्रोसेस इसका होता है, उस प्रोसेस को भी अगर एक वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है अगर उससे भी देखा जाए तो उसमें भी बहुत सी कमियां रह गई हैं, तो इस वजह से इस पर तशवीश वाजिब है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन ऑल सेड एंड डन मैं ये कहूंगा, इससे लोगों में एक तरह की खुशी की लहर आई है कि चलो कुछ वैक्सीन तो बन रही है। ये दूसरी बात है कि हम जैसे लोग जिसको इसको जानते हैं, वैक्सीन टेक्नोलॉजी को, जिसके थोड़ा ज्यादा वाकफियत है हमारी, हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन जो लोग बेचारे लोग परेशान हैं, और सच्ची बात है कि आज के डेट में कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। इलाज तो मतलब हम लोग अलग अलग दवाओं से कर रहे हैं, बट कोरोना के खिलाफ स्पेसिफिकली कोई दवा नहीं है। वो एंटी रेट्रोवायरल यूज करते हैं, स्टेरॉइड यूज करते हैं, कुछ लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज करते हैं, अलग अलग तरह की दवाएं यूज करते हैं।
तो कुछ लोग इंडियन मेडिसिन यूज करते हैं। द फैक्ट इज कि आज के दिन में कोरोना पर अगर वैक्सीन होना, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू स्टे विद अस। और ये कहना मुश्किल है कि कितने साल, कितने बरस और रहेगा, लेकिन कोविड-19 इट हैज कम टू स्टे विद अस। तो इस लिहाज से ये जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी है। एटलीस्ट लोगों के एक लहर जागी कि चलो भाई वैक्सीन तो बन रही है, एक किसी ने अनाउंस तो कर दिया। लेकिन जैसा कि और लोगों ने कहा, ये अपनी बेटी पर, एक बेटी पर उन्होंने अपने छोटी वाली बेटी पर टेस्ट कराया, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट क्या किया आपने एक शॉट दिया, एक शॉट के बाद देखा कि थोड़ा सा बुखार हो गया, नेचुरल है, कोई भी शॉट लीजिएगा तो बुखार होगा। उसके बाद बुखार कम हो गया, वो शुरू में शायद 100 पॉइंट समथिंग था, अभी बाद में 99 वगैरह हो गया। फिर दूसरा शॉट लिया, फिर थोड़ा सा, लेकिन इसकी एफिकेसी का तो कहीं पता ही नहीं है कुछ भी। और दूसरी जो ये कहना, शायद आज मैं पढ़ रहा था अच्छे साइंटिफिक जर्नल नेचर और साइंस में, ये लोग कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट नेशनल, ये प्रेस्टीज को लेकर के आपने साइंस को और सेफ्टी को पीछे रख दिया कि मेरी नेशनल प्रेस्टीज है कि रशिया इज द फर्स्ट मुल्क। लोग हंस रहे हैं साइंटिस्ट, ये 76 वॉलंटियर पर आपने वैक्सीन डिक्लेयर कर दी, और आपके हिसाब से भी अभी आपने वैक्सीन जो बनाया है 76 लोगों पर कहते हैं इफेक्टिव है, किसी ने डेटा देखा है, किसी ने ना कुछ देखा है। और उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बात जो उभर के आ रही है कि अभी आपको कम से कम इसको लार्ज स्केल बनाने में वक्त लगेगा। ये कहते हैं कि सितंबर के आखिर तक हमारे पास ये वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। जब पूरा डेटा नहीं आया है तो आपने किस बेसिस पे अनाउंस कर दिया। और फिर ये कहते हैं कि होपफुली एंड ऑफ द ईयर के आसपास हम इसको लार्ज स्केल बना पाएंगे। और मेरे पास 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स बनाने का ऑर्डर आ चुका है। ये ऑर्डर कहाँ से आया है? बहुत से कंट्री डिस्परेट हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द डिस्परेशन। मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, यूएई ने ऑर्डर किया है, सऊदी अरेबिया ने ऑर्डर किया है कि इस वैक्सीन में जैसे ही बनती है मुझे पहले आप इसको सप्लाई करें। सवाल ये नहीं है कि सप्लाई करें कब बन, सवाल ये है कि इस वैक्सीन का इसकी बेसिक अगर आप जाएंगे, ये वैक्सीन कैसे बनाई गई है। वैक्सीन बनाने का जो 3 बेसिक चीजें हैं, एक तो ये है, या तो आप पूरे वायरस को ले लीजिए, उसको इनएक्टिवेट कर दीजिए, तो वो इनएक्टिवेटेड वायरस पूरा का पूरा वायरस है। हमारे यहाँ भारत बायोटेक हैदराबाद में है, कृष्णा एल्ला साहब वो बना रहे हैं। और दूसरा है कि आप कोई और बैक्टीरिया लीजिए जो ऑल्सो आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी के तौर पर देगा, जैसे कि कैडिला बना रही है। और तीसरा है कि आप इसी कोरोना वायरस की प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट कीजिए, टी सेल रिस्पॉन्स माउंट कीजिए, जो सीरम बना रही है। इसमें क्या किया है चाइनीज लोगों ने कि वायरस की एक बड़ी अहम प्रोटीन होती है, उसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन पर रिसेप्टर होते हैं जो सेल के अंदर आने की इजाजत देते हैं, और स्पाइक प्रोटीन बहुत अहम प्रोटीन है। यही वजह भी है कि स्पाइक प्रोटीन में पूरे दुनिया में अलग अलग तरह से म्यूटेशन हो रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि वहां का वायरस अलग है, वायरस एक ही है, लेकिन म्यूटेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो मुख्तलिफ है अलग अलग देश का। हमारे इंडिया में अलग तरह की म्यूटेशन है। तो ये भी सवाल उठता है कि ये म्यूटेशन अगर आपने ये वैक्सीन बना लिया बेस्ड ऑन द वायरस दैट वाज ओरिजिनली फ्रॉम चाइना या रशिया या जहां से भी, ये क्या जरूरी है कि ये वायरस इंडिया में भी काम करे? हो सकता है उस साइट को म्यूटेशन है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और दूसरी जो बहुत अहम बात है कि आपने वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, आपने इसको डाल दिया है एडिनो वायरस में। एडिनो वायरस एक तरह का वायरस है जो ज्यादातर खांसी जुकाम वगैरह कुछ करता है, फ्लू वगैरह कुछ चीज करता है, तो उस तरह का ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज आपके ऑडियंस से जनरल ऑडियंस है। तो इस एडिनो वायरस को आपने म्यूटेट एक जीन निकाल दिया ताकि नुकसान न करे, बाकी वायरस का पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, और उस जगह पर आपने स्पाइक प्रोटीन डाल दिया। अब ये बॉडी समझेगी कि बाहर की प्रोटीन है, इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करो। शुरू में तो आपने सिंगल डोज पहले दिया, वायरस का डोज दिया, बहुत अच्छी बात है। जब आप रिपीट डोज देते हैं तो बॉडी ऑलरेडी आपके खिलाफ ही इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च कर देती है, तो उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। या शायद यही वजह है कि आज के डेट में कई लोगों ने ट्राई किया एडिनो वायरस को यूज करने के लिए फॉर HIV, फॉर एबोला, फॉर मेनी अदर्स इंक्लूडिंग जीन थेरेपी, कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बड़ा सेफ वेक्टर है, कामयाबी किसी भी मर्ज में नहीं मिली। तो ये वायरस अभी तक आज के डेट तक किसी भी ह्यूमन डिजीज के लिए सक्सेसफुल यूज एज अ वेक्टर साबित नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
अगर हो भी जाती है तो व्हाट्स अ गारंटी। नहीं, शायद यही वजह है कि इस पर एक तरह से सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तेजी से रशिया ये लेकर रूस इस वैक्सीन को लेकर उसने लॉन्च किया है, तो इस पर इसी वजह सवाल उठ रहे हैं कि इसका एक लंबा प्रोसेस होता है और सालों इसमें लग जाते हैं। सिर्फ 2 महीने की मुद्दत में इस वैक्सीन को लॉन्च कर देना, इस वजह से भी इस पर शक की नजर से इसे देखा जा रहा है। मैं डॉक्टर नफीस फैजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। नफीस फैजी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से शुरू से ही कोरोना के दौर से जब यह था कि वैक्सीन या इसकी दवा कैसे आएगी, तो अमेरिका, चीन, रशिया, यूके, ये तमाम ममालिक थे जिसपे एक होड़ लगी हुई थी, एक मुकाबला चल रहा था कि पहले कौन लेकर आएगा इस वैक्सीन को। कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं जो इतनी जल्दी रशिया ने ऐलान कर दिया फटाफट 2 महीने में? हाँ, कि कंपटीशन और ग्लोबल कंपटीशन का नतीजा तो है ही, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अनाउंसमेंट मुझे कुछ बहुत समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन बन रही हैं, एस्ट्राजेनेका की और भारत बायोटेक की, ये दोनों वैक्सीन उससे कहीं आगे की स्टेज में है। यहाँ तक कि अदूर पूनावाला साहब ये कह चुके हैं कि दिसंबर तक एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन जो पूना में बन रही है वो आ जाएगी मार्केट में। वो ऑलरेडी फेज 3 में उसका डेटा अब आने वाला है जी। तो मेरे ये समझ नहीं आया कि ये कंपटीशन कैसा है। दूसरा, अगर ये वैक्सीन आ भी गई या कोई भी वैक्सीन आ जाती है, हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पहला स्टेज होता है। वैक्सीन का बन जाना पहला स्टेज है, उसकी सप्लाई, उसका रेस्पॉन्स और उसमें उसकी एक्सेस कैसे होगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, ये और बड़े मुद्दे हैं सवालों के जो अपनी जगह पर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बहुत से सवाल हैं कि एक वैक्सीन अगर बन भी गया है तो कितना कारगर है, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, और पूरी दुनिया में या सिर्फ अपने ही मुल्क में या पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को आखिर पहुंचाया कैसे जाएगा। क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया इससे कहीं ना कहीं मुतासिर है और परेशान है। मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा कोरोना वैक्सीन को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। डिबेट में आज बहुत अहम इश्यू पर हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासिर है और सबकी नजरें अब रूस पर टिकी हुई हैं, जिसने अपना पहला कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान को ये वैक्सीन कब तक मिलेगा या हिंदुस्तान अपना वैक्सीन कब तक तैयार कर लेगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर MS कंवर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर कंवर, अगर हिंदुस्तान की बात करें, रशिया ने तो एक अपना लॉन्च कर दिया वैक्सीन, अपना टीका बना लिया है, उस पर हालांकि सवाल उठ रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान की तैयारी आपको क्या लग रही है? कई जगहों पर ट्रायल चल रहा है बाकायदा। हिंदुस्तान की अगर वैक्सीन की बात करें तो ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। कितना वक्त लग सकता है? फेज 1 ह्यूमन ट्रायल जो अभी अबू भाई शुरू हुआ है, जो एम्स में उन्होंने डोजिंग शुरू की थी, उसमें 12 सेंटर बनाए हैं उन्होंने इंडिया में। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी भी करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर में वो आपको रिजल्ट्स दे पाएंगे और सक्सेसफुल होपफुली रिजल्ट्स दे पाएंगे। उसके बाद में कमर्शियल प्रोडक्शन में टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया। कोवैक्सीन के ही ट्रायल हुए थे, भारत बायोटेक की है वो, लेकिन इस फेज 3 ट्रायल में टाइम लगेगा। उसमें द अर्लीस्ट आई कैन से इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। उससे पहले लगता नहीं कि कुछ अगर ढंग से ट्रायल किया जा रहा है, प्रॉपर साइंटिफिक मेथडोलॉजी से किया जा रहा है, इवन द एंड ऑफ द ईयर सीम्स वेरी अर्ली, बट स्टिल एवरीथिंग इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड। सो कई तरह के अप्रूवल्स इतनी फास्ट मिल रही हैं कि हो सकता है कुछ स्टेप्स बाईपास भी किए जा रहे हों, बट होपफुली जो स्टेप्स बाईपास किए जा रहे होंगे वो इतने क्रूशियल नहीं होंगे। लेट अस होप सो। बिल्कुल डॉक्टर कंवर, यह भी खबर आई कि रशिया ने जिस तरह से अपना वैक्सीन या टीका लॉन्च किया है, तो हिंदुस्तान भी अब उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, दिलचस्पी दिखा रहा है। क्या कुछ चीजें होंगी जिस पर डिपेंड करेगा कि रशिया का यह टीका हिंदुस्तान लाया जाए या हिंदुस्तान इसे ले? किन बातों का ख्याल रखना होगा?
देखिए, ट्रेड मिनिस्टर जो हैं रशिया के, उन्होंने तो अनाउंसमेंट में ये भी कहा है कि वैक्सीन बनाने के लिए कई कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि 50% से ज्यादा दुनिया की वैक्सीन प्रोडक्शन हर तरह की वैक्सीन की इंडिया में होती है। तो ऑब्वियसली ट्रायल्स भी उनके इंडिया में होते हैं। तो उसमें ये सिचुएशन बड़ी ऑड सिचुएशन है जिसमें इंडिया चाहेगा भी पार्टिसिपेट करना, येट एट द सेम टाइम अगर उनको साइंटिफिक बैकग्राउंड उस ट्रायल उसमें नजर नहीं आती तो वो बिना इंडिया में ट्रायल किए हुए उसका फेज 3, इसको लेट फेज ह्यूमन ट्रायल्स कहते हैं, उसके ट्रायल किए बिना कैसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दें। दे आर इन कैच 22 सिचुएशन। वो पार्टिसिपेट करना भी चाहेंगे लेकिन उसमें बहुत लिमिटेशन भी आएंगी और वो दुनिया का रुख भी देख रहे हैं। यहां तक भी बातें आ गई हैं, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने भी रेज की हैं कि हमारी हैकिंग की गई है, ये उनका अपना रियल डेटा है ही नहीं। सो एंथनी फॉची ने यूएसए में टेस्टिमनी यूएस लॉ मेकर्स को दिया था, उसमें उसने ये कहा था कि आई होप द चाइनीज एंड रशियंस आर एक्चुअली not using the vaccine in people without testing it. So ये अभी रिसेंटली की बात है। तो उनको कुछ ये ख्याल लग तो रहा था कि रशियंस कुछ कर रहे हैं, चाइनीज कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये टारगेट जो किया था स्टेटमेंट, दैट वाज बोथ फॉर रशिया एंड चाइना। लेकिन दिस वाज ए सेंसेशनल न्यूज, जैसे निमी जी ने बताया कि इट्स मोर ऑफ ए सेंसेशनल न्यूज, लेकिन इंडिया इज इन ए कैच 22 सिचुएशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज तो इंडिया के लिए रहेगा। डॉक्टर निमी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। निमी जी, बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि अब हमारे यहाँ पहले ये कहा जा रहा था, अब इसे पॉलिटिकल कहें या सोशल कहें, कि 15 अगस्त की डेट दी जा रही थी कि 15 अगस्त तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, लेकिन अब वो टाइम बहुत कम बचा है, बल्कि कहिए कि टाइम वो अब हो चुका है, तो चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन अब वो डिपेंड किस बात पर करेगा कि रशिया का जो वैक्सीन है उसे इंडिया ले या ना ले। जिस तरह से डॉक्टर कंवर बता रहे थे कि बहुत सेंसिटिव मामला है ये डिसाइड करना भी कि रशिया या किसी दूसरे मुल्क का वैक्सीन हिंदुस्तान ले, उसे यूज करे या ना करे। जी, तो उससे पहले मैं ये कहूंगी, क्योंकि एक तो ये वायरस अनप्रिडिक्टेबल है, इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, म्यूटेट हो रहा है, पता नहीं चल रहा। ऊपर से जो ह्यूमन रेस है, जो अलग से एथनिसिटी है, जो अलग अलग एज ग्रुप हैं, जो बायोलॉजिकल स्टेट्स हैं कि प्रेगनेंसी है, एल्डरलीज हैं, बच्चे हैं, उन पर क्या असर होगा, ये सब पोस्ट एक्सपोजर स्टडी के बाद ही पता चलेगा। तो कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है इसका तब नहीं पता चलता है कि वो लॉन्च हो गई, तब उसका जेनेटिक फॉर्मूला क्रैक होकर मोरलेस वो सेफ मानी जाती है। लेकिन असली टेस्ट जो है 5-10 सालों के बाद पता चलता है। मैं आपको बताऊं कि जो डेंगू की वैक्सीन है, डेंगू के लिए सालों साल रिसर्च हुई, इतने सारे लोग दुनिया भर में डेंगू की वजह से मरते हैं, लेकिन फिर भी 10 से 12 साल लग गए। और अभी जब वो लॉन्च हुई है तो उसके बारे में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या ये सेफ है, एक्सपोजर है, 15 साल से नीचे सेफ है। इवन मीजल्स के बारे में अभी भी एस्पर्शंस कास्ट किए जाते हैं कि मीजल्स की वजह से ऑटिज्म है, हालांकि ये बात प्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए पोस्ट एक्सपोजर 3 to 6 months बहुत क्रूशियल होने वाले हैं कि ये वैक्सीन आ गई है, लगनी शुरू हो गई है और ये सेफ है, इससे कोई इमीडिएट साइड इफेक्ट्स नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं कि 10% 15% पॉपुलेशन में अगर वैक्सीन लग भी गई तो भी इट्स द सेम थिंग, क्योंकि जितने लोग वल्नरेबल हैं या अनएक्सपोज्ड हैं वो फिर भी थ्रेट आपकी सोसाइटी के लिए बने रहेंगे। तो ये पैंडेमिक इतना बड़ा क्राइसिस है जिसमें कि जब तक पूरी पॉपुलेशन इम्यून नहीं हो जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सेफ हैं। इसीलिए बेसिक हाइजीन, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी तो आप इन्हीं पे भरोसा रखिए, बहुत ज्यादा हाई होप्स ना रखिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तक कोई बाकायदा दवा, कोई वैक्सीन नहीं मिल जाता तब तक कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है वो एहतियात है। हाथ धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो हमारे जो माहिर और डॉक्टर, जो पैनलिस्ट बता रहे हैं उस पर अमल किया जाए, यही सबसे बड़ा हथियार है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर एहतशाम हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगा।
सर सबसे अहम जो सवाल है वो ये नहीं कि किसने वैक्सीन तैयार कर लिया और किसके यहाँ कितनी बड़ी तादाद में बन रहे हैं। सर इसमें सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि आम आदमी तक वैक्सीन की रसाई कब होगी, इसमें कितना वक्त लगेगा जब एक आम आदमी को आसानी से वैक्सीन मिल सके। सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये वैक्सीन प्रूवन एफिकेसी की जब हो जाएगी तो उसके बाद इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल। ये जैसे कि मैंने बताया कि वैक्सीन एसेंशियली दो तरह से बनती है। एक जेनेटिक वैक्सीन, जैसे कि ये वैक्सीन जेनेटिक वैक्सीन है, और दूसरा पूरा का पूरा वायरस ले लीजिए या प्रोटीन बना लीजिए, प्रोटीन यूज कीजिए एज वैक्सीनेशन। तो आज के डेट में दुनिया में दोनों तरह का अप्रोच यूज किया जा रहा है। जेनेटिक वैक्सीन में क्या होता है कि आप या तो डीएनए यूज करें, वो डीएनए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या एमआरएनए, जो कि मॉडर्ना की, जो अमेरिका के बॉस्टन की जो कंपनी है उसके पास भी फेज 3 डेटा कुछ आया है, खातिर डेटा लग रहा है, बट अभी उसके पास काफी लंबी उसको डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो वक्त लगेगा। आपने ये सवाल किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। अभी तो इंडिया के पास तो अभी हम तो स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है। इंडिया में ये जो वैक्सीन है, ये जेनेटिक वैक्सीन है जो रशिया ने बनाई है। जेनेटिक से मुराद है कि आपने जीन को डाल दिया एडिनोवायरस में। एडिनोवायरस एक वेक्टर है, एक कैरियर है जो आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और जा करके आपको इस प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद बॉडी समझती है अरे मुझे तो कोरोना वायरस हो गया, फिर आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। बोथ बी सेल भी जो एंटीबॉडी बनाती है एंड टी सेल भी जो साइटोकाइन्स बनाती हैं, जो इम्यून सिग्नलिंग में क्या। तो ये इसके लिए जरूरी ये है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी तो कॉमन है। हमारे सीरम इंस्टीट्यूट में दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इंडिया एज इट इज हैज अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो वैक्सीन तो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या ये वैक्सीन हमारे लिए अच्छी खातिर खा साबित होगी कि नहीं होगी, उसके लिए बहुत लंबा फासला तय करना होगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है आज के डेट में कि ये वैक्सीन काम आएगी इंडिया में या नहीं काम आएगी। तो इंडिया में क्या, कहीं भी अभी तो हमारे पास महज 76 वॉलंटियर्स के बेसिस पर आप बता रहे हैं कि वैक्सीन बन गई। मजाक बना लिया आपने। आई थिंक इट्स नथिंग बट टू जस्ट क्रिएट अ हाइप। और जैसा कि कई लोगों ने कहा, जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन बड़ी प्रेस्टिजियस जगह जानी जाती है, वहां कहा इट्स अ रेकलेस एंड अ फूलिश डिसीजन। अनाउंसमेंट इज एब्सोल्युटली आउटरेजियस। आपने कह दिया कि वैक्सीन बन गई, रिलीज कर दी। अरे भैया 78 लोगों को लेकर के आपने वैक्सीन बना दी और ऐलान कर दिया। ये मेरे ख्याल से एक सिवाय इसके कि जैसे कि मैंने पहले कहा, नेशनल प्राइड एंड प्रेस्टीज हैज कम बिफोर साइंस एंड सेफ्टी। इस बात को हम लोग जरूर ध्यान में रखें। और इंडिया राइटली सो इज गोइंग अहेड विद इट्स ओन एजेंडा। इसके हमारे पास दोनों तरह की जेनेटिक वैक्सीन का भी अप्रोच चल रहा है, और साथ साथ हमारे पास जो पूरा वायरल वैक्सीन है। पूरा वायरल वैक्सीन का पिछली बार में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप म्यूटेशन की चिंता करेंगे नहीं। म्यूटेशन अगर वायरस आपके यहाँ का म्यूटेट भी कर रहा है तो ये पूरे वायरस म्यूटेट करना तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरे वायरस के खिलाफ आपके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और टी सेल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। और ये वाहिद एक भारत बायोटेक बना रही है दुनिया के में, शायद ये वाहिद है जो होल वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस के अप्रोच ले रही है। और मेरा मानना है कि दिस अप्रोच विल परहैप्स सक्सीड एंड आई थिंक वी विल कम आउट, इंडिया विल कम आउट with a whole viral vaccine, inactivated viral vaccine, which will be applicable to any part of the world. That is the beauty of this approach. और ये जो एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें कई प्रॉब्लम, नॉट ओनली अभी एफिकेसी की बात नहीं हुई है, बूस्टर डोज की बात नहीं हो रही है। उसके बाद ये इसका और ज्यादा कुछ लोगों ने मानना है कि ये फेल क्यों कर गई, HIV में फेल कर गई, एबोला में फेल कर गई, क्या वजह फेल करने की, तो लोगों को उसके बारे में पता है। तो अनलेस वी नो, ये 76 लोगों को लेकर के आपने ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा ऐलान। बिल्कुल सर, लेकिन WHO की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत तशवीश में, और WHO का जो लेटेस्ट जो बयान है आप उससे भी देखिए, तो उसमें भी उसने कहा है कि हो सकता है कि एक तो रशिया के वैक्सीन पर उसने तशवीश जाहिर की है, और WHO का इससे पहले का जो बयान है उसने कहा है कि हो सकता है कि आने वाले साल 2 साल में भी कोरोना के खिलाफ कोई बहुत अच्छा वैक्सीन ना मिल पाए। यह तशवीश जाहिर की WHO ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज कोरोना वायरस आज के डेट में शायद, जैसा कि WHO ने खुद ही कहा है, COVID-19 इज द वर्स्ट पैंडेमिक इन अ सेंचुरी। 100 साल में ऐसी खराब बीमारी पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई थी
पैंडेमिक कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा है, आप उनका स्टेटमेंट मार्क कीजिए, पिछले हफ्ते उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, कहा कि द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 विल बी फेल्ट फॉर डेकेड्स टुगेदर। हम साल महीने की बात नहीं कर रहे हैं, हम दसों साल की बात कर रहे हैं। एंड उसकी कई वजूहात हैं। ये वायरस हर दिन एक अपना नया एट्रीब्यूट दिखाता है। ये कहना गलत है कि ये वायरस सिर्फ आपको लंग इन्फेक्शन कराता है और उससे इट कैन कॉज एनीथिंग, इट कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, और इसके खिलाफ एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा देर तक नहीं रहता। ये भी सच्चाई है। तो इसलिए ये कहना है कि एक वैक्सीन आ जाएगी और वो पूरे, लेकिन हाँ, एक उम्मीद की किरण जागी है। There's always a light at the end of the tunnel. I think we can see some light. ठीक है, 76 people means nothing, absolutely. लेकिन सच्चाई है कि चलिए कुछ तो किसी ने कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर नफीस फैजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर नफीस फैजी साहब, इस कोरोना ने कम से कम ये तो बता दिया कि अभी मेडिकल साइंस में हम बहुत पीछे हैं, और खासतौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो दुनिया भर में हिंदुस्तान के जो मेडिकल से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब अपना एक मकाम रखते हैं। लेकिन जब मेडिकल साइंस की बात आती है तो आखिर हम इतना पीछे क्यों रह जाते हैं? मेडिकल साइंस तो मैं नहीं कहूंगा, पब्लिक हेल्थ में हम बहुत पीछे हैं जी। मैं 2 एग्जांपल देता हूं। न्यूमोकोकल वैक्सीन आज दुनिया में मौजूद है, कई साल हो गए, पर न्यूमोकोकल के लाखों केस आते हैं अफ्रीका में, इंडिया में, क्योंकि हम वो वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, वो इतना महंगा है। मीजल्स बहुत पुराने वक्त से हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन है मीजल्स की, इंडिया में मुफ्त दी जाती है। उसके बावजूद हमारी कवरेज के प्रॉब्लम्स की वजह से 2018 में तकरीबन 70,000 मीजल्स के केसेस आए थे। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इसीलिए 4th हाईएस्ट भी थी मीजल्स में। तो वैक्सीन या मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट एक चीज है, पब्लिक हेल्थ एडवांसमेंट दूसरी चीज है। इंडिया का मेडिकल साइंस एडवांसमेंट फिर भी काफी अच्छा है जी। इंडिया पब्लिक हेल्थ में काफी ज्यादा पीछे है, और ये परेशानी इसलिए बहुत ही ज्यादा हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, और ये सारी बीमारियों के साथ है। हर दिन ट्यूबरक्लोसिस से 1250 लोग मरते हैं, ये गवर्नमेंट के डेटा अवेलेबल है। तो हम लोग पब्लिक हेल्थ में पीछे हैं, मेडिकल साइंस में नहीं। बीमारियां जिसका ट्रीटमेंट 100 साल पहले, 70 साल पहले आ चुका है, आज भी उसकी वजह से बहुत लोगों की मौतें होती हैं, बट हम उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटीज में वो बीमारियां नहीं होती। तो इंडिया मेडिकल साइंस में नहीं, पब्लिक हेल्थ में बहुत पीछे है जी। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर एमएस कंवर साहब, क्योंकि अब रशिया ने एक टीका अपना तैयार कर लिया है, बना लिया, और उसका जो ट्रायल था या उसका एक उसकी स्टार्टिंग हो गई, कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई, क्या अब एक प्रेशर, एक दबाव इसका पड़ेगा इंडिया में जो एक्सपर्ट्स उससे जुड़े हुए हैं, या यहाँ की गवर्नमेंट पर, या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस पर एक दबाव होगा कि कम से कम अब इस पर तेजी से काम किया जाए? काम तो पहले भी अबू भाई तेजी से ही हो रहा है जी। सब कुछ फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। इससे ज्यादा और तेजी करेंगे तो फिर वही हिसाब होगा जो रशिया ने किया है। ये जो 15 अगस्त पे लॉन्च करना था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट कि यू नो पॉलिटिकल विल वाज काइंड ऑफ taking decisions not by the scientific community. So ये चीजें तो हैं, लेकिन I don't think उसको इतना भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर लें, वो सिचुएशन नहीं आएगी कि आप पूरे जो फेज 3 के ट्रायल के लिए जो एनरोलमेंट होनी चाहिए आप वही ना करें, और पूरे रिजल्ट्स भी ना उसको देख पाएं। जल्दी में तो सारे लगे हुए हैं, 165 कंट्रीज लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने में, उसमें 24 कंट्रीज जो है वैक्सीन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो काफी आगे पहुंच चुके हैं। और डॉक्टर कंवर, एक चीज मैं और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, ऑक्सफोर्ड में जिस वैक्सीन पर काम हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, उस पर लोग काफी भरोसा भी जता रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ अलग है रशिया में जो वैक्सीन बना है उसमें और जिस वैक्सीन पर ऑक्सफोर्ड में काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, वो बड़े प्रॉपर तरीके से, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से वो फेज 3 में पहुंच गए हुए हैं, और फेज 3 के उनके इंडिया में भी एनरोलमेंट जो है वो शुरू हो रही है, अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। सो वो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी बताया गया
कि the whole virus, if that is taken, for the vaccine production, rather than adenovirus, the COVID-19 proteins, spike protein tagged on adenovirus, तो वो एक ज्यादा अच्छा है जो कि भारत बायोटेक है। लेकिन भारत बायोटेक अभी जरा पीछे हैं, अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 तक नहीं पहुंचे अभी, सो दे विल टेक ए लिटिल लॉन्गर टाइम। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से इन नेक्स्ट 5-6 मंथ्स बहुत सी कंपनियां प्रोड्यूस करने लायक हो जाएंगी, लेकिन उनमें एफिकेसी कितनी रहेगी और कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन 4-5 महीने में जानी नुकसान बहुत हो जाएगा डॉक्टर कमर, इस वक्त बहुत जल्दबाजी जानी नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। आई नो अबू भाई, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप रशिया के वैक्सीन से बड़े एक्साइटेड हैं और उसका रीजन भी हम समझते हैं कि नुकसान होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। बट अब वैक्सीन की रिसर्च जो है पिछले 250 साल से चल रही है। सो स्मॉल पॉक्स से शुरू हुआ था, क्या जमाना था, 18th सेंचुरी से काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये चीजें तो फिर बाईपास करके सदियों पहले भी हो सकती थी, नहीं हुई, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो ये कैसे रशिया ने अनाउंस कर दिया, हम तो वी वर ऑल सरप्राइज एंड शॉक्ड। इनफैक्ट इट शुड बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, लेकिन उसमें खामियां इतनी नजर आ रही हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, तो हम खुशी किस चीज की मनाएं। सो लेट अस सी, मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड की एक प्रॉपर ट्रायल है उसमें, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर होपफुली दे विल बी एबल टू गिव सम रिजल्ट्स, एंड भारत बायोटेक इज अ लिटिल बिहाइंड, बट उनके भी अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो दैट शुड बी ए वैक्सीन टू लुक फॉरवर्ड टू। बिल्कुल। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, जो बात तो डॉक्टर कमर कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा आता है, तो रिजल्ट किस चीज पर डिपेंड करेगा? 2-3 चीजें जो तमाम पैनलिस्ट ने जो बातें अभी कही, कि एक तो डेटा जो इसका होगा वो रशिया कितने लोगों से शेयर करता है और दुनिया से कितना शेयर करता है, इसके अलावा इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, और जो सबसे अहम बात होगी कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना बढ़ाएगा। जी, वैक्सीन का पूरा पर्पस ही इम्यूनिटी बूस्ट करना है, एंटीबॉडी जनरेट करना है, ताकि जब सिमिलर एंटीजन या वायरस आपके रूबरू हो तो आपकी बॉडी में एक तरह की डिफेंस हो, एक तलवार हो जिससे आप उसको मार सके। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमें सारा ध्यान वैक्सीन पे न रख के जो साइमल्टेनियसली स्टडीज हो रही हैं ऑन इम्यूनिटी, उस पर भी देखना चाहिए और उसको भी इंकरेज करना चाहिए। आज ही मैं कोई स्टडी पढ़ रही थी जिसमें कि ये है कि कुछ लोग एक्सपोज हुए भी नहीं है, फिर भी उनके अंदर टी सेल इम्यूनिटी है, जो कि क्रॉस इम्यूनिटी है, जो कि शायद उन्हें कभी वायरल फ्लू, कॉमन कोल्ड हुआ हो और उनमें वो खुद ब खुद इम्यूनिटी आ गई है। तो हमें ऐसी स्टडीज और ज्यादा करनी चाहिए देखने के लिए कि क्या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑलरेडी इम्यून है, इन्हें इनसे आगे वायरस पास होने का खतरा नहीं है, और अगर ऐसा है तो इनमें क्या हुआ। तो ये सब साइमल्टेनियसली चलना चाहिए कि किस तरह की वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, कोई इलाज, अगर कोई एंटीवायरस ऐसा आ जाए जिसकी बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से अपना पूरा ध्यान एक ही डील पे न लगा के साइंटिस्ट को साइमल्टेनियसली बहुत सारे आयाम पर स्टडी करनी चाहिए, और उससे आई एम श्योर ये सिचुएशन मैनेजेबल हो जाएगी। ये क्योरेबल नहीं भी होगी तो मैनेजेबल तो हो ही जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर कंवर, कुछ आप कह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका। हाँ, ब्रीफली निम्मी जी ने जो बताया कि कईयों में टी सेल इम्यूनिटी है, कन्वर्सली देयर इज अनदर वेरी सरप्राइजिंग थिंग जो हम देख रहे हैं एक्चुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो ये कि पेशेंट को बीमारी हुई, RT-PCR पॉजिटिव हुआ, माइल्ड सिम्टम रहे, और बाद में जब हम उसकी 1 महीने बाद या 5 हफ्ते बाद में जब IgG देख रहे हैं तो IgG है ही नहीं उसमें, इट मीन्स इट इज नेगेटिव। So this is a cause of concern कि बीमारी भी हो गई, IgG नहीं है,
तो वी आर होपिंग कि उनमें टी सेल इम्यूनिटी डेवलप हो गई हो, वो ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मेजर है देखने वाला, दैट इज द IgG विच इज नॉट बिल्डिंग अप। सो ये वायरस किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसकी, और इन लोगों में कितनी देर तक उसकी इम्यूनिटी रहेगी बीमारी होने के बाद भी, वो अभी तक पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अपनी शक्ल सूरत भी ये वायरस बदल रहा है, जिसकी वजह से भी मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां सामने आ रही हैं। मैं एहतशाम हसनैन साहब आपके पास सर आना चाहूँगा। सर, क्योंकि अब वैक्सीन आने में, और हिंदुस्तान में खासतौर से हम अपने मुल्क की अगर बात करें कि यहाँ पर वैक्सीन कब तक आएगा, अभी कोई पेशेंट को इसकी नहीं की जा सकती है, लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आता है, क्या ऐसे ही इसका इलाज चलता रहेगा जिस तरह से चल रहा है? जो डॉक्टर अभी तरीका अपना रहे हैं, क्या यही तरीका आगे भी अपनाते रहेंगे जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाता है? देखिए, वैक्सीन की उम्मीद हमें करनी चाहिए बेशक, और आज के डेट में अगर कोई वैक्सीन वाकई अच्छी आ सकती है वो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी इसी तरह से रशियन वैक्सीन की बेसिस पर वो भी बन रही है। उससे एडवांटेज ये है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने ऑलरेडी अप्रैल से शुरू कर दिया अपना, कोई 1000 से ऊपर लोगों को फेज 1 फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया। अब जुलाई में उन्होंने 5000 से ऊपर लोगों के साथ फेज 3 एंड एफिकेसी ट्रायल शुरू कर दिया जी। तो दे आर द फ्रंट रनर इन दिस, और उनकी जो बता रहे हैं ये तो बिल्कुल ही, जैसा कि मैंने कहा कि इट्स जस्ट एक हाइप क्रिएट कर दिया। तो व्हाट इज एन ऑप्शन फॉर अस? अभी तो वैक्सीन अगर आ भी जाती है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन विच इज परहैप्स द बेस्ट वैक्सीन टुडे इफ एट ऑल इट सक्सीड्स एंड द फास्टेस्ट टू कम आउट, इवन दैट वैक्सीन, इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगी। तो हमारे पास एज अ कॉमन मैन व्हाट शुड वी बी डूइंग? हम क्या मशवरा दें लोगों को कि आप कैसे कोविड से जूझें? उसका एक ही इलाज है, आप अपने को बचा कर रखिए, स्टे इनडोर्स, कीप मिनिमम 2 मीटर डिस्टेंस, और बाहर अगर जाएं, अगर जरूरी है जाना तो मेक श्योर दैट यू वियर मास्क, एंड मास्क शुड नॉट बी वोर्न ऑन द चिन, शुड बी मास्क आप नाक और मुंह करके रखें। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि मास्क जो लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम N95 मास्क यूज कर लिया, बहुत अच्छा काम करते हैं। यस, N95 इज द बेस्ट मास्क, बट द प्रॉब्लम इज N95 मास्क जब आप यूज करेंगे तो उसको निकालने के लिए आप उमूमन इसको आप बाहर के सतह को उठाते हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? अपने हाथ को एक्सपोज कर दिया ऑफ द आउटसाइड सरफेस, तो पूरा पर्पस डिफीट हो गया। जब तक कि मास्क पहने रहे, आप वायरस से बचे रहे, मास्क निकाला, आप जो लोग डॉक्टर पहनते हैं N95 मास्क, वो पहनते हैं, निकाल के फौरन डाल देते हैं। इसलिए जो कपड़े का मास्क होता है, 3 लेयर ऑफ क्लॉथ, वो नॉर्मली लोग यहाँ से निकालते हैं। आई थिंक दीज आर प्रिकॉशंस वन हैज टू टेक। स्टे सेफ, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोरोना का वैक्सीन या टीका हिंदुस्तान को कब तक मिलेगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बातें एक्सपर्ट्स ने बताई और जो बातें डॉक्टर्स पहले से बता रहे हैं, यानी एहतियात अब भी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। आप लोगों से मिलने से बचिए, और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और बार बार हाथ धोइए। अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम साबुन से घरों पर हाथ धोइए। एहतियात से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम हसनैन साहब, डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब, नफीस फैजी साहब, MS कंवर जी और निम्मी रस्तोगी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब। हुरैरा साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा।